और दोस्तों अगर हम बात करें पूरे कर्नाटका के बारे में, तो इस बार के ओपिनियन के पोल के हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आती है। दोस्तों कर्नाटका में टोटल 224 सीटें हैं, जिसमें से इस बार के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को सिर्फ 68 से 80 सीट, कांग्रेस को 115 से लेकर 127 सीट और जेडीएस को 23 से लेकर 30 सीट, अदर को भी 0 से 2 सीट्स दी रही। दोस्तों ये तो हमने कर्नाटका इलेक्शंस को सिर्फ सीट के आधार पर देखा, और अब हम डिस्कस करेंगे कि कर्नाटका इलेक्शंस में कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है, और कर्नाटका इलेक्शंस में मेन मुद्दे कौन से रहेंगे। दोस्तों इस बार कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। दोस्तों सारी विपक्षी पार्टी इस बार इस मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ रही है। मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट पे ये आरोप है कि इन्होंने सभी ठेकेदारों से 40% कमीशन वसूला। दोस्तों कुछ ही महीनों पहले एक ठेकेदार ने यह बताते हुए आत्महत्या कर दी कि उसे 40% कमीशन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों इसके ठीक बाद कर्नाटका के ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी। दोस्तों उस चिट्ठी में कर्नाटका के काफ़ी मंत्रियों पे बहुत सी उंगलियां उठ रही थी। दोस्तों इस चिट्ठी का यूनियन को कोई जवाब तो नहीं मिला, पर ये जो चिट्ठी लिखी थी वो यूनियन के प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 82 ईयर के ये यूनियन के प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया। दोस्तों कुछ ही दिन पहले अमित शाह भी कर्नाटक गए थे और कर्नाटक में ये बता रहे थे कि हमारी सरकार बना दो तो हम कर्नाटका को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। दोस्तों ये बताते हुए अमित शाह जी भूल गए कि अभी उनकी ही सरकार चल रही थी। दोस्तों ये बात तो जाने दो, पर अमित शाह जी के ये स्टेटमेंट देने के बाद ही दूसरे दिन एक कर्नाटका के बीजेपी एमएलए के पास से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया और उसको काफ़ी दिनों तक तो अरेस्ट ही नहीं किया गया। और दोस्तों ये सिचुएशन देख के एक शेर याद आता है कि उसकी याद आई तो जख्म काफ़ी निकले, दिल की मिट्टी को खदे तो खजाने काफ़ी निकले, दिल की मिट्टी को खदे तो खजाने काफ़ी निकले, शहर में जो करता था सांप काटने का इलाज, उसके घर से ही सांपों के ठिकाने निकले। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि कर्नाटक की बेंगलोर की सड़कें ठीक करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी आवंटन किए गए थे, पर के लोगों का कहना है कि कोई सड़कें ठीक नहीं हुई अच्छे से। दोस्तों ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। दोस्तों कर्नाटका में हम देखें तो कर्नाटका में तकरीबन 3 लाख करोड़ का डेट है, मतलब 3 लाख करोड़ का कर्जा है कर्नाटका स्टेट के ऊपर। तो ये डेट कैसे हुआ, यही सब मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के जो विपक्ष उठा रहा है। भ्रष्टाचार अभी कर्नाटका इलेक्शन का सबसे मेन मुद्दा। दोस्तों यही नहीं, स्कूलों में भी भ्रष्टाचार होने के काफ़ी आरोप कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर लगे, और कर्नाटका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक चिट्ठी इसके बारे में लिखी थी। दोस्तों दूसरा बड़ा मुद्दा है कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में, वो है आरक्षण का मुद्दा, जो कि हाल ही में उठा है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले बीजेपी की सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण को बर्खास्त कर दिया, और वो 4% रिजर्वेशन वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय को 2% बांट दिया। दोस्तों इस फैसले की वजह से काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी इस फैसले से इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है, और इससे दूसरे एक होगा कि वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय जो कि कर्नाटका में एक अच्छी पकड़ रखते हैं दोनों समुदाय, उन दोनों समुदाय को खुश करने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। दोस्तों एससी समाज को मिलने वाले रिजर्वेशन में भी बीजेपी ने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है, और ये बताया जा रहा है कि 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिमों को मिलता था, अब मुस्लिमों को वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और मुस्लिमों को 10% EWS रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और दोस्तों कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में एक तीसरा मुद्दा भी माना जाता है, वो मुद्दा है हिजाब का मुद्दा। यूपी इलेक्शन के वक्त ही ये हिजाब का मुद्दा उठा था,
जब कुछ छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहन जाने के लिए बैन लगा दिया गया था। दोस्तों माना जा रहा है कि ये हिजाब का मुद्दा भी इलेक्शन को काफ़ी पोलराइज करेगा और बीजेपी को इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। और दोस्तों एक और मुद्दा है जो कि इस बार कर्नाटका इलेक्शंस में रहेगा, वो है टीपू सुल्तान का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान का मुद्दा। ये मुद्दा 2018 के इलेक्शंस के वक्त भी था। दरअसल ये मुद्दा उठा कहाँ से, तो 2015 में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट सिद्धरामैया ने ये घोषणा की कि एक टीपू सुल्तान की जयंती भी मनाई जाएगी। उनका कहना था कि टीपू सुल्तान एक मुगल बादशाह ही नहीं पर एक धर्म निरपेक्ष शासक थे जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे। बीजेपी ने ये कह के इसका अपोज किया था कि ये जयंती नहीं मनानी चाहिए क्योंकि टीपू सुल्तान ने काफ़ी कन्वर्जन भी करवाए थे। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हिंसा भी देखने को मिली और काफ़ी लोगों ने इस हिंसा की वजह से जान भी गंवाई थी। और दोस्तों काफ़ी राजनीतिक विश्लेषणों का ये भी मानना है कि कर्नाटका इलेक्शंस में कोई बड़े मुद्दे वर्क नहीं करेंगे। ये मानना है कुछ विश्लेषणों का। दो की जगह इस बार का कर्नाटका इलेक्शन सिर्फ कास्ट की बेस पे होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार कर्नाटका में कौन अपनी सरकार बनाएगा ये उस बात पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सी कास्ट किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इस बार बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वर्क करेगा। इलेक्शन में हम देखें तो जो मेजर मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गए, अच्छे रोड हो गए, वो सब मुद्दे हमें बिल्कुल देखने को नज़र नहीं आए जो कि इलेक्शंस में देखने आने ही चाहिए। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी जो कि इस बार पहली बार कर्नाटका में 224 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दों पे काफ़ी चर्चा की। दोस्तों इस बार सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इंटरनल फाइट भी उनकी पार्टियों के अंदर चल रही है। जैसे हम देखना चाहें तो बीजेपी के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुट बन गए हैं, जैसे येदियुरप्पा गुट, अनंत कुमार का गुट, और तीसरा भी गुट देखने को मिला है जो कि बोमाई, जो सीएम बोमाई का गुट है, और जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बोमाई गुट में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और कांग्रेस में भी ऐसे 2-3 गुट पड़े हैं, जैसे कि सिद्धरामैया का गुट अलग है और डीके शिव कुमार का भी गुट अलग है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस कर्नाटका इलेक्शन के दोस्तों अब हम इस कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस का 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में क्या इफेक्ट रहेगा ये देखेंगे। दोस्तों ये कर्नाटका इलेक्शंस बीजेपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है क्योंकि बीजेपी पार्टी अपने आप को पैन इंडिया पार्टी बोलती है और साउथ में बीजेपी के पास सिर्फ एक स्टेट है जिसमें उनकी सरकार थी। तो दोस्तों अगर बीजेपी इस इलेक्शंस को हार जाती है तो बीजेपी साउथ से अपना प्रेजेंस खो देगी, और अगर ये इलेक्शंस कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस को 2024 के लिए अपना एक चौथा राज्य जिनमें उनकी सरकार है वैसा मिल जाएगा। और ये राज्य एक मोमेंटम के लिए भी, दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक मोमेंटम बनाने के लिए 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस इलेक्शंस को बीजेपी अपनी मशीनरी लगा के लड़ रही है, पर कांग्रेस इस बार इलेक्शन बहुत ही प्रोफेशनल वे से लड़ते हुए नज़र आती है। जैसे गुजरात में बीजेपी एकदम प्रोफेशनल तरीके से इलेक्शन लड़ती नज़र आती है, इस बार कांग्रेस भी बहुत प्रोफेशनल वे से कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रही है। कर्नाटका में दोस्तों अगर हम एक बात सोचें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पार्टी प्रेसिडेंट बनाना का जो दाव था, ये भी शायद इसी वजह से हो सकता है कि कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले थे और कर्नाटका के एक नेता को बहुत ही बड़ा नेता कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया है। दोस्तों आपने शायद ही नाम सुना होगा सुनील कोनुगोलु, जो कि एक प्रीमियर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उसको कांग्रेस ने हायर किया है, जो हर रोज़ डीके शिव कुमार के साथ बैठ के एक मीटिंग भी लेते हैं, जो पूरे इलेक्शंस पे अभी नज़र रखे हुए, और कर्नाटका की पूरी स्ट्रेटेजी भी उन्होंने ही तैयार की है। दोस्तों सुनील कोनुगोलु प्रशांत किशोर उनके बहुत ही खास एसोसिएट माना जाता है। बीजेपी भी इस इलेक्शंस को लड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजी बना रही है,
और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो प्रधानमंत्री जी उस चीज़ का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं जिसका अभी काम पूरा ही नहीं हुआ, उसका भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं ताकि कर्नाटका में काम होता जनता को दिखे। तो ये भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं जिसका काम ही पूरा नहीं हुआ 100%। तो दोस्तों ये हुई कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस की बात। अब देखते हैं 13 मई को क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।